तो मैं ये सोच के बैठा हूं कि वहां पे तुम उस पार कॉफी या चाय लेके बिंदास बैठे होगे। जब ये वीडियो देख रहे होगे तुम्हारा माइंड अभी पूरी तरह से इस वीडियो में इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये बहुत शानदार सेशन होने वाला है। एंड इसके अंदर अपन वो चीजें सीखेंगे जो तुम्हारे 12th बोर्ड्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में हो सकता है तुम्हें सीयूईटी में भी हेल्प करके जाए। तो पूरा वीडियो देखना है, और अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे तुम, कल के बाद से जो अपन चालू करने वाले हैं वो नोट्स मेरे से इंस्टाग्राम पे भी शेयर करोगे, मुझे टैग करोगे। तो कल का वीडियो ना बहुत एब्रप्टली एंड हुआ था, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं एंड कर दूं और वहीं पे वो टॉपिक फिनिश कर दूं। बट फिर मैंने सोचा कि मैं शुरुआती दौर में तुम्हें ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं दे सकता। अभी मुझे तुम्हारे अंदर आदत बनानी है, तुम्हें बैठना सिखाना है, ये सिखाना है कि कई बार कुछ अच्छा पढ़ने में लगता है टाइम, तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कुछ वीडियोस में, ताकि तुम्हारी सीयूईटी की भी तैयारी होती चले, तुम्हारी 12th की तैयारी भी होती चले। तो आज ना जहां पे मैंने कल छोड़ा था उसके आगे का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बस, उसके बाद मैं शेयर्स चालू करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो टॉपिक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे पर्सनली लगता है कि तुम्हें कैश फ्लो में परेशान करेगा, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर लिटरली ये टॉपिक है। सारी चीजें किसके अंदर आती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ये भी उसी के अंदर आता है, कैश फ्लो भी उसी के अंदर आता है। ये से मेरा मतलब था जो शेयर्स वाला चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूं, और कैश फ्लो चैप्टर भी है। नाउ अगर इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज तुम हमेशा ये वीडियो आके देख सकते हो, भैया ने बताया था ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और इसका ट्रीटमेंट होता है। नाउ चलो बात करते हैं उस नई कंपनी की जो अभी अभी एस्टैब्लिश हो रही है। इनकॉर्पोरेशन हम कहते हैं नई नई कंपनी को बनाने का मतलब, तो वो नई बिजनेस आज के टाइम पे एस्टैब्लिश हो रही है। अब उसको एस्टैब्लिश करने वाले लोगों को नाम दिया जाता है प्रमोटर्स, जो शुरुआत का लीगल वर्क करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, रजिस्ट्रार के पास बिजनेस को रजिस्टर करा के आते हैं। दसों चीजें होती हैं यार, किसी एक चीज एक सेगमेंट में हम नहीं बोल सकते। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कि हम आगे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे हमारी कॉस्टिंग कवर अप होगी, क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं मार्केट में। इसके पीछे बहुत लोग लगे होते हैं जिनको हर एक को हमें पेमेंट करना है, और वो शुरुआती कॉस्ट कहलाती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या हम एक और नाम से जानते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दिए, पहले तो पता करते हैं कि ये किस किस तरह के होते हैं, फिर बात करेंगे कि कर दिए तो हुआ क्या। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, आप बिजनेस को रजिस्टर करवा रहे हो। लीगल एक्सपेंसेस, जहां पे आप सारे लॉयर्स को पेमेंट करते हो जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है उनको कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैंने तुम्हें बताया कि बिजनेस को फोरकास्ट करना पड़ता है, फ्यूचर में करने क्या वाले हो, क्या अचीव करने वाले हो, क्या टारगेट्स है, रेवेन्यू क्या होगा, सेल्स क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट्स पे क्या रिटर्न्स आएंगे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आता है। ये भी स्टार्टिंग में ही बना लिया जाता है, और ये हर कोई नहीं बना सकता। तुमने सुना होगा एक फील्ड होती है एक्चुरियल साइंसेस करके, वो वाले लोगों को बुला के ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। ये हो गया पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, अगर आप पब्लिक में शेयर इशू कर रहे हो उसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तुमने सुना होगा प्रोस्पेक्टस छपता है, किताब मैंने बताई थी तुम्हें, तो वो किताब के खर्चे, ये सारे खर्चे जो होते हैं, इनको अगर मैं एक स्टेटमेंट में बोलूं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, कंपनी को शुरुआत में फॉर्म करने के खर्चे को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं क्योंकि मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूं और बहुत सीरियसली सिंसियरली कि तुम्हारे भी नोट्स मेरे साथ ऐसे ही बन रहे होंगे सुंदर सुंदर, एंड तुम भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाने के बाद मेरे साथ शेयरिंग वाला काम करोगे इंस्टाग्राम पे। अब अगर इतना तुम्हें पता है, तुमने यहां पे पता कर लिया, भैया ने बता दिया है कि इनकॉर्पोरेशन की जो स्टार्टिंग की कॉस्ट होती है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, हमें ये सारे जो खर्चे हैं वो उठाने पड़ते हैं। अब यहां पे परेशानी नहीं है, मुझे लगता है कि 80-90% बच्चों को यहां तक तो पता है कि ये यही होता है, हमने हर जगह सुन रखा है। दिक्कत आती है इसके ट्रीटमेंट को लेकर, जिससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो मैंने बनाया, पता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये पूरा जो मैंने लिखा हुआ है तुम्हारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शुरू करें समझना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ये हो गए खर्चे, कॉस्टिंग तो है। अब अगर बिजनेस पे ही पूरी कॉस्टिंग आएगी, क्योंकि शुरुआती खर्चा बिजनेस के लिए किया है, तो ये कॉस्टिंग को कहीं से तो माइनस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसको छोड़ देंगे भैया इसके भरोसे, नहीं। तो वो जो कॉस्टिंग है वो कहां कहां से राइट ऑफ होती है, किस ऑर्डर में राइट ऑफ होती है, अपन ने ये पूरा लिख के रखा है। सबसे पहले कहां से राइट ऑफ होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। अब मुझे ये समझाना तुम्हें काफी मुश्किल हो सकता है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है ना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या हुआ, तो फिर तुम कैसे पता करोगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, जब मैंने तुम्हें ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था और मैंने बताया था जब सन लिमिटेड की बात कर रहे थे, तो हर एक हिस्से की वैल्यू अपन ने 10 रुपए रखी हुई थी, याद है। अब ये जो 10 रुपए होता है बेटा, ये फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? हर हिस्से की एक एक्चुअल वैल्यू।
मैं भी जानता हूं पार्ले जी आज 5 रुपए का आता है, तो पार्ले जी की फेस वैल्यू हो गई 5 रुपए। सिंपल सी बात है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, या एक और नाम मैंने जो बोला सिनोनिम बोला, पार वैल्यू बोलते हैं। अब ये वैल्यू जो होती है, मतलब एक और चीज अगर तुम देखना चाहो तो नॉमिनल वैल्यू भी इसको कहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, आइदर और तुम तीनों में से कुछ भी बुला सकते हो। बुक्स वाले थोड़े फैंसी लैंग्वेज यूज करने के लिए क्या करते हैं, तीनों नाम को अलग अलग जगह यूज करते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे, इसको यहां पे लिख लोगे, क्योंकि भैया ने बताया कि तीनों चीजें सेम होती हैं, तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे नॉमिनल लिखा हो, चाहे पार लिखा हो, चाहे फेस वैल्यू लिखा हो, तीनों एक ही चीज होती है। तो कंपनी मार्केट में जब हिस्सा ऑफर करती है बेचने के लिए कि आओ हमारी कंपनी का हिस्सा खरीदो, उस हिस्से की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको नाम दिया जाता है फेस वैल्यू, पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। अब समझो यार, तुमने कोविड टाइम देखा है, तुम वो जनरेशन हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि वक्त रहते और गलत वक्त पे कुछ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, मैं तुम्हें बताता हूं। जब बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी होती है, जब एक बिजनेस फल फूल रहा होता है, मैंने तुम्हें सन लिमिटेड के बारे में क्या बताया था, सारी चीजों की हिंट मैंने शुरुआत से दी थी कि सन लिमिटेड जो है वो मार्केट में वैसे भी एज अ प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा कर रहा था, उसकी सेल्स बहुत अच्छी थी, रेवेन्यू बहुत अच्छा था, इनकम बहुत अच्छी थी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, तब जाके वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। यानी मैंने तुम्हें पहले ही हिंट दे दी थी कि ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट गुडविल बहुत स्ट्रांग होती है, लोग चाहते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। तो जैसे ही सन लिमिटेड प्राइवेट से पब्लिक हुई, ये पूरी क्राउड उमड़ पड़ी कि हमें इसके शेयर लेने हैं। सन लिमिटेड ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। मान लेते हैं सन लिमिटेड का वो हिस्सा 10 रुपए का था, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने सन लिमिटेड का हिस्सा, हर एक हिस्से की वैल्यू 10 रुपए रखी थी। मैंने तुम्हें लिखकर भी बताया था, तुमने मेरी क्लास अटेंड की होगी, तो 10 रुपए पर शेयर मैंने बताया था। तो अगर सन लिमिटेड का हर हिस्सा 10 रुपए में बिक रहा था, तो सन लिमिटेड डिमांड को देखते हुए कि हर कोई इंसान पैसा लगाना चाहता है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं देने के लिए, हम हर किसी को नहीं दे सकते यार, और हमें किसी को 100 शेयर देने पड़ेंगे, किसी को 1000, किसी को 1500 शेयर देने पड़ेंगे, हर कोई अलग अलग शेयर मांग रहा है। तो ऐसे में लोग मांगने वाले ज्यादा हैं और हमने जो मार्केट में शेयर्स निकाले हैं वो कंपैरेटिवली कम है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि सन लिमिटेड फूक फूक के कदम रख रही है, वो नहीं चाहती कि वो एकदम से मार्केट में घुस जाए, उसने सोचा है वो आराम से थोड़ा थोड़ा पैसा उठाएगी, लेकिन लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं, लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत सारे हैं। तो ऐसे केस में सन लिमिटेड ने एक बहुत शानदार तुरुप का इक्का खोला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम मार्केट में जो अपना हिस्सा है 10 रुपए का नहीं बेचेंगे, बल्कि हम तो 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेचेंगे, यानी मार्केट में 12 रुपए का बेचेंगे। लोगों में तब भी डिमांड कम नहीं हुई। आईफोन को देखा है, 1.5 लाख रुपए का फोन आ रहा है, फिर भी लोग पागल हुए जा रहे हैं कि हमें आईफोन चाहिए। उससे अलग ही हमारी एक रुतबा, रौब बढ़ता है हमारा। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज उसके साथ उसकी गुडविल एसोसिएटेड है, उसके साथ उसकी वैल्यू एसोसिएटेड है। लोग जानते हैं कि अगर वो 1.5 लाख का आ रहा है तो वर्थ इट होगा, उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि ये एक परसेप्शन बैठ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में तो ये चीज 100% सही है जिसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि ठीक है, वो कंपनी अगर 2 रुपए ऊपर से भी मांग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी इतनी वर्थ इट है कि आज अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 साल बाद हमें वैसे ही अच्छा खासा मुनाफा हो चुका होगा, तो वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा 2 रुपए देने के लिए भी तैयार हैं, 12 रुपए देने को तैयार है। तो जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि ये 10 रुपए तो क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर हो गई। तो ये एक्स्ट्रा कंपनी 2 रुपए जो मांग रही है वो क्या हुआ, वो हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जहां इकट्ठा होता चला जाता है ये जो आप एडिशनल पैसा लोगों से मांगते हो, जब आप शेयर्स इशू करते हो और लोग आपको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां पे इकट्ठा होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ये पूरी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, सो दैट तुम्हें नॉलेज है, भैया ने बता रखा है कि ये क्या होता है। तो ऐसे केस में अगर आपके बिजनेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, शुरुआती खर्चे होते हैं, बिजनेस को शुरू करते टाइम खर्चे होते हैं, तो सबसे पहले उन खर्चों को आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ही माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हां, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, और वो ये है कि भैया क्या हो अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है ये बना ही ना हो। हमारी कंपनी ने तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू ही नहीं किया, हमारी कंपनी ने तो भैया वो जो सन लिमिटेड मान लो उसने 10 रुपए पे इशू किया, तो फिर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां से माइनस होंगे? तो कंपनीज एक्ट ने उसका भी इंतजाम करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो कंपनी एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसने क्या कहा, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है, या यूं मान लेते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम पड़ गया, हो सकता है इसमें पैसा कम हो, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या काम आएगा, कैपिटल रिजर्व काम आएगा।
अब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो परेशान मत होना, बट अभी के लिए समझो कि कैपिटल रिजर्व हुआ क्या। देखो यार, कई बार हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन जैसे आइटम्स बेच देते हैं और उस पे होता है हमें तगड़ा मुनाफा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने थोड़ा ज्यादा बेच दिया, हमें अच्छा लगा कि यार वाकई में यार मानना पड़ेगा यार कि ये मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो ज्यादा में भी खरीदने को तैयार है। ऐसे केस में अगर यही सिनेरियो है जहां तुमने कोई भी ओल्ड एसेट बेचा एंड उस पर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो गेन है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, क्योंकि वो कैपिटल गेन है, क्योंकि वो कोई एसेट को बेच के गेन हुआ है, इसलिए आप उसे कैपिटल रिजर्व में डालोगे। बात बहुत सिंपल सी है, कैपिटल गेन कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये वो रिजर्व है जहां पे कैपिटल गेन्स एडजस्ट होते हैं। तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे बिजनेस में, तो आप किससे एडजस्ट करोगे? कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करोगे। दो चीजें क्लियर? और मुझे ऐसा लगता है, मुझे बताना चैट सेक्शन, तुम लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं। मुझे सिंसियरली तुम्हारे नोट्स चाहिए, वरना मेरे को ये वीडियो प्रीमियर करने में मजा भी नहीं आएगा। मुझे चाहिए कि तुम्हारा फोकस बंधा हुआ है कि यार भैया पढ़ रहे हैं, आप मानो ना मानो, तो मुझे नोट्स चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए। अब मैं यहां कंफ्यूज हो गया यार, मेरे पास मान लो कैपिटल रिजर्व भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कुछ एसेट ही नहीं बेचा। अब इस केस में क्या करें भैया? ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, क्योंकि शेयर तो 10 पे इशू किए थे, +2 पे नहीं किए थे, एडिशनल पैसा नहीं मांगा। ना हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि ना लैंड बेचा, ना बिल्डिंग बेचा, ना प्लांट, ना मशीन, कुछ नहीं बेचा भैया, इसलिए ना कोई कैपिटल गेन है हमारे पास, तो कैपिटल रिजर्व भी नहीं है। क्या ऐसे केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ नहीं करेंगे? करेंगे। उसके लिए फिर आप प्रॉफिट को यूज करोगे। अब आपको एक चीज समझना चाहिए, जब तक आप 11th क्लास में थे बहुत अच्छा लगता था सुनने में P&L अकाउंट, लेकिन जब आप 12th क्लास में हो और कंपनीज एक्ट 2013 की लैंग्वेज बोल रहे हो, तो आपको उसको क्या नाम देना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L नाम देना है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास अल्टीमेटली ये दो चीजें नहीं थी, तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करोगे, और यही ऑर्डर होगा। ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, तुम्हारी किताबों में मेंशन्ड है। मैंने कुछ एडिशनल नहीं पढ़ाया, जो आपकी किताब में सन 2022 के एडिशन में लिखा है मैंने वही पढ़ाया हुआ है, सो दैट आपको परेशानी नहीं हो कि भैया ये कहां से फैक्ट लेके आए हो। दैट इज रिटन इन योर बुक्स। तो नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नंबर 2 अगर नहीं होता है तो कैपिटल रिजर्व, और नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी किसी क्वेश्चन में अगर ये दो दिए हुए हैं और ये भी दिया है, तो पहले आप इससे फिर इससे, और अगर बच जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कोई भी अमाउंट, तो फिर जाके इसमें से आप माइनस करोगे इन दैट ऑर्डर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से माइनस मत करना। और एक और चीज, इन द ईयर इन विच दे आर अकर्ड, जिस साल में होंगे ये खर्चे उस साल में इनमें से राइट ऑफ किए जाएंगे, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली ये पूरा जो मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तुम्हें बताया कि कौन कौन से होते हैं, और ये चीज ये तुम्हें इस सेपरेट वीडियो में बताने का सिर्फ एक रीजन था, तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स बने हो। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारे पास ये नोट डाउन होगा, एंड कल जब अपन करेंगे तो कल तुम्हारे पास शेयर कैपिटल शुरू हो चुका होगा। मैं वैसे सोच रहा था कर दूं, बट अगेन तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से ये कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो अलग से होना चाहिए तुम्हारे पास। तो इंतजार करो, कल की क्लास में जब मैं मिलूंगा वी विल स्टार्ट शेयर कैपिटल। धन्यवाद।